हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ब्रेन वेव एकेडमी। आज हम लोगों का करंट अफेयर्स का वीडियो में पहला करंट अफेयर्स है जेरोजेल। ये जेरोजेल के बारे में ये पढ़ते हैं हम लोग। रिसर्चर्स हाल ही में जेरोजेल के बारे में बताया है, इसे डेवलप किया है। यह एक सिलिका नैनो पार्टिकल्स इसमें इनकॉर्पोरेट रहता है और कैल्शियम भी, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है रैपिडली, और अनकंट्रोल्ड हेमरेज भी हो उसे भी रिलीफ प्रोवाइड करता है इसमें। तो आइए देखते हैं इसका जेरोजेल के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग। इसमें यहाँ देखिए, जैसे कि यह एक सॉलिड फॉर्म जेल होता है, ये पिंक कलर से है, जो कि बनाया जाता है ड्राई करके और बिना अनहिंडर्ड श्रिंकेज के। और फिर ये इसका प्रोसेस जो है ड्राइंग का, जेरोजेल का, वो इन्वॉल्व करता है इवोपरेशन। सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दिया जाता है एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे और कन्वेंशनल मेथड से। तो देखिए इसे कैसे सॉलिड फॉर्म बनाया जाता है। यहाँ ये लिखा हुआ है सॉलिड फॉर्म इसे कैसे बनाया जाता है, ड्राई करके, जेल को ड्राई करके। एक स्टडी इस बारे में रिवील करता, अनकवर्ड करता है कि इसके पीछे मैकेनिज़्म है। जेरोजेल का जो कंपोजिट इफेक्टिवनेस है वो एक्चुअली ड्रेसिंग में इन्हेंस करता है प्लेटलेट्स एक्टिवेशन, इन्हेंसिंग प्लेटलेट्स एक्टिवेशन एंड क्लोटिंग। जेरोजेल एक्चुअली जब ड्रेसिंग करते हैं उसमें प्लेटलेट्स एक्टिवेशन और क्लोटिंग को इन्हेंस करता है, मतलब जल्दी से क्लोट करता है, प्लेटलेट्स वहाँ पे जल्दी पहुँचते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इस तरह से। और इस पिक्चर यहाँ आप देख सकते हैं रैपिड ब्लड क्लोटिंग होता है। जेरोजेल जैसे यहाँ रख दीजिएगा, इसे हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग भी कहते हैं। कहीं कट है, वाउंड है, वहाँ आप जेरोजेल अप्लाई करिएगा, फिर आपका ये रैपिड क्लोटिंग होगा, ब्लड फ्लो बंद हो जाएगी और फिर जल्दी जल्दी प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे, क्लोट होंगे, इस तरह से ब्लड क्लोट होते हैं और आपका ब्लड फ्लो रुक जाएंगे। यहाँ भी वही है, इसका एडवांटेज वगैरह है, देख लीजिए। ये ब्लड लॉस को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स, जल्दी पेशेंट ठीक होते हैं, यही लिखा हुआ है। और यह जो है एक्चुअली मेसोपोरस मटेरियल होता है और इसका थर्मल स्टेबिलिटी भी हाई होता है। कुछ इसका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि ये नॉन टॉक्सिक होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है और बायोकम्पैटिबल होते हैं। इसका सरफेस एरिया हाई होता है और पोरोसिटी भी हाई होता है, और यह इसे इजीली मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। यह इसका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जेरोजेल का। और कुछ इसका कॉमन एग्जांपल्स है, जैसे कि आप एक मिनट, जैसे कि इसका कुछ कॉमन एग्जांपल है। वो कार्बन बेस्ड जेरोजेल्स हो गया, सिलिकॉन बेस्ड एरोजेल्स हो गया, ये सब इसका कॉमन एग्जांपल्स। आइए इसका कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। इसका एप्लीकेशन आपको यहाँ एप्लीकेशन इसका देखते हैं। इसका एप्लीकेशन है कि कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है, एडजॉर्बेंट्स की तरह यूज किया जा सकता है, कुछ सेंसर्स वगैरह में भी यूज किया जाता है, मेम्ब्रेन्स में यूज किया जाता है, जब मेम्ब्रेन यूज किया जाता है, और इवन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी यूज किया जाता है। एज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज किया जाता है, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पर अगर कहीं किसी ड्रग को डिलीवरी करना हो वहाँ पे भी जेरोजेल का यूज किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं इसी तरह एरोजेल और जेरोजेल में क्या डिफरेंस होता है। एरोजेल और जेरोजेल में डिफरेंस क्या होता है। एरोजेल्स एक्चुअली जब लिक्विड को जेल से निकाल दिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, और वो भी एक सुपर क्रिटिकल स्टेट में, उस कंडीशन में, तब जाके जेरोजेल बनता, सॉरी, तब जाके एरोजेल बनता है। और जब जेरोजेल बनाना रहता है तब क्या किया जाता है कि लिक्विड को जेल से इवापोरेट कर दिया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। यहाँ रहा आपका ये। और फिर जब एरोजेल
हाँ, यहाँ एरोजेल का एक्चुअली सरफेस एरिया जो है कंपैरेटिवली लार्ज होता है जेरोजेल से। ये कुछ रिसर्चर्स के द्वारा हाइलाइट्स जो किया गया है ये आप देख लीजिए। जैसे कि जेरोजेल जो है वो पोरस स्पॉन्जी टाइप का होता है। इसे ड्रेसिंग में यूज किया जाता है, हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग में, मैंने आपको ऊपर पिक्चर में दिखाया था। और फिर इसमें सिलिका नैनो पार्टिकल्स वगैरह यूज करके इसे इन्हेंस किया जाता है, जिससे जल्दी से ब्लड क्लॉटिंग हो सके, घाव भर सके आपका। इस तरह से किया जाता है। फिर वही है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग इंडेक्स बाय 13 फोल्ड इन कंपेरिजन टू कमर्शियल ड्रेसिंग क्लॉटिंग कैपेसिटी। उसका वही है, ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है 13 फोल्ड कंपेरिजन टू कमर्शियल। बाज़ार में और भी कोई जो ड्रेसिंग क्लॉटिंग कैपेसिटी जिसका है, मटेरियल मिलता है, उससे ज़्यादा अच्छा ये क्लॉट कर पाता है ब्लड। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि मॉडल सोलर विलेज है। ये रिसेंटली यह स्कीम जो है इम्प्लीमेंट किया गया है इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर। इसका नाम है मॉडल सोलर विलेज, और यह नोटिफाइड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। मॉडल सोलर विलेज क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये इसका मेन एम है एक मॉडल सोलर विलेज बनाना हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया में। इसका गोल है आपको प्रमोट करना एनर्जी एडॉप्शन, जो कि हर विलेज कम्युनिटीज़ में हो, और वह सेल्फ रिलायंट हो सके, और वो अपना एनर्जी नीड्स मीट कर सके, फुलफ़िल कर सके। तो देखिए ये फंडिंग इसका कैसे है, क्या है। टोटल फाइनेंशियल आउटले जो है इसका 800 करोड़ का होगा, इस कंपोनेंट के लिए दिया जाएगा, और 1 करोड़ सेलेक्टेड सोलर विलेज को मिलेगा। कोई भी मॉडल सोलर विलेज जो है सेलेक्ट जो होगा, जो विलेज पर डिस्ट्रिक्ट में, उसे 1 करोड़ रुपया मिला जाएगा। इसके लिए 800 करोड़ का फंडिंग किया गया है, टोटल फाइनेंशियल फंडिंग किया गया। इसका क्राइटेरिया क्या होगा विलेज का, तो इसका क्राइटेरिया आपका होगा कंपटीशन बोर्ड मोड पे बेसिस रहेगा विलेज का। जैसे कि विलेज का रेवेन्यू विलेज होना चाहिए, उसका पॉपुलेशन लगभग 5000 से ऊपर होना चाहिए, और अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो उसका पॉपुलेशन 2000 के आसपास होना चाहिए। फिर यह सिलेक्शन प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है आपको, कम्पिटिटिव मोड तो करता बता दिया आपको, और यह असेस्ड हो रहा है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पे, मतलब कि कितना रिन्यूएबल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है उस विलेज में, और उसका क्या कैपेसिटी होगा 6 मंथ में। इसी तरह से उसे पोटेंशियल कैंडिडेट माना जाएगा, और फिर किसके द्वारा माना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा, जिसे कि आप डीएलसी भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो विलेज इस कंपटीशन को विन करेगा वो उस हर डिस्ट्रिक्ट को हाईएस्ट रैंक मिलेगा, हाईएस्ट आरई कैपेसिटी मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी होगा, और वह रिसीव करेगा एक सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो कि 1 करोड़ का होगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। यह इम्प्लीमेंटेशन जो है, यह स्कीम किया जाएगा आपको स्टेट या यूटी का रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसके द्वारा किया जाएगा। किसके अंडर होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के अंदर होगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। फिर इसके की फैक्ट्स हैं कुछ, ये देखते हैं क्या की फैक्ट्स हैं।
इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लगभग 300 यूनिट्स बिजली फ्री प्रोवाइड करेंगे हर मंथ, जो भी बेनिफिशियरीज़ होंगे। और इसमें सरकार लगभग 75,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। ये रहा दोस्तों, 75,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। और इसका टारगेट क्या रहेगा? इसका टारगेट है कि यह 1 करोड़ घर को लाइट अप करेगा। हर घर 1 करोड़ घर में बिजली प्रोवाइड करेगा। एक एम बना के रखा है, उतना करना है। और इस स्कीम के अंदर लोकल बॉडीज़ जो है अर्बन का पंचायत सॉल भी, उसको भी इंसेंटिवाइज्ड किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा रूफटॉप सोलर सिस्टम उसके जुरिस्डिक्शन में जो भी आएगा। तो ये आर्टिकल हमारा ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। एक और आर्टिकल है कैनाइन डिस्टेम्पर के बारे में। यह एक डिजीज़ है जो मेनली स्ट्रीट डॉग्स वगैरह में पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये देखिए, एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों है? ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं विलेज वगैरह में, ख़ास करके ये उत्तराखंड के लिए है। वहाँ पे उत्तराखंड में जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स है उसके बाउंड्री के आसपास लगभग 2 किलोमीटर रेंज के आसपास, रेडियस के रेंज में इन स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेट किया जाएगा अगेंस्ट कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। इस वायरस के अगेंस्ट उसे वैक्सीनेट किया जाएगा। तो आइए जानते हैं ये कैनाइन डिस्टेम्पर कौन सी वायरस है, क्या इसकी इम्पैक्ट्स हैं। यह एक कॉन्टागियस और सीरियस डिजीज़ है जो कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के द्वारा काउज किया जाता है। और फिर यह जो वायरस है अटैक करता है मेनली रेस्पिरेटरी को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को और नर्वस सिस्टम। इन कुत्तों या डॉग्स में जो है जो भी रेस्पिरेटरी फंक्शनल है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उस चीज़ पे ये अटैक करता है। इसमें वही है दोस्तों, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस क्या है वही दिया हुआ है। यह उसमें भी वही है, जैसे कि यह अटैक करता है रेस्पिरेटरी को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को, नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। और यह सिर्फ डॉग्स को ही अफेक्ट नहीं करता है, कुछ और भी एनिमल्स को अफेक्ट कर सकता है। और यह प्राइमरी कैरियर है डिजीज़ का, लेकिन डॉग जो है मेनली प्राइमरी कैरियर है इस डिजीज़ का। और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है कैनाइन डिस्टेम्पर का। और सीवियर डिजीज़ जो है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जो कि 50% सर्वाइवल रेट है इसका। यह एक सीवियर डिजीज़ है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर पाया गया तो मेनली जो है सैडली 50% ही सर्वाइवल रेट होता है। फॉर्चुनेटली जो है डिस्टेम्पर अब नहीं रहा है आसपास उतना, क्योंकि ये वैक्सीन प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उससे कुछ हद तक राहत है। आइए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि सभी डॉग्स जो हैं रिस्क पे हैं इस वायरस की वजह से, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से। और वह एक पर्टिकुलर रिस्क जो है मेनली पपीज़ वगैरह जो होते हैं, यंगर जो होते हैं, 4 मंथ के डॉग्स जो होते हैं और जो वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं CDV के अगेंस्ट, उन्हें ज़्यादा खतरा रहता है। डॉग्स के साथ साथ जो है या फेरेट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ और भी मैमल्स वगैरह हो, कुछ स्पेशली कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं ये। और फिर कुछ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ जो हैं, जैसे कि वाइल्ड कैनाइंस, जिसमें कि फॉक्सेस आते हैं, वॉल्व्स वगैरह आते हैं, उन्हें भी अफेक्ट किया जा सकता है। कैट्स जो हैं वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो कम बीमार पड़ते हैं इनसे, उस पर कम इम्पैक्ट होता है इस वायरस का। तो आइए देखते हैं ये ट्रांसमिट कैसे करता है, यह वायरस ट्रांसमिट कैसे करता है।
यह मेनली डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर एयरबोर्न एक्सपोजर के थ्रू ट्रांसमिट होता है एक डॉग से दूसरे डॉग में या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। और यह वायरस जो है इन्वायरमेंट में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, लेकिन और यह जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता है कुछ डिसइंफेक्टेंट से, आसानी से डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। फिर भी यह जो है डिस्टेम्पर इन्फेक्टेड डॉग्स जो होते हैं उन्हें यह वायरस जो है सेवरल मंथ्स तक परेशान करता है और डॉग्स को रिस्क में रखता है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सके, नहीं किया जाता है तो, वैक्सीनेटेड नहीं किया जाता है तो। कुछ सिम्टम्स है जैसे कि देखिए, जो भी डॉग्स इन्फेक्टेड हो जाएंगे उसके थ्रू पूरे बॉडी में बहुत जल्द वीकनेस आने लगेगा, इम्यून सिस्टम घटने लगेगा, फिर उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए बना दिया जाता है, उसके बॉडी को और भी हार्म करता है उसको। फिर जैसे कि उसके फिर स्किन्स पे दिखने लगेंगे, रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट हो जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाएंगे, इस तरह से उस पर इफेक्ट करता है। पहले तो तुरंत बॉडी में फैल जाएगा दोस्तों, उसके बाद फिर स्किन पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम पे, हर जगह फिर उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। इसका एक और सिम्टम्स है मेनली कफिंग का, जो कि बहुत ही कॉमन सिम्टम है, और यह फीवर हो जाता है, डिस्चार्ज होने लगता है आँख से, नाक से, कान से, इन सब चीज़ों से डॉग्स को डिस्चार्ज होने लगता है, कफिंग होने लगता है फिर। और यह डिज़ीज़ जो है मेनली उसको डिसओरिएंटेट, उसके बॉडी को, उसके ब्रेन को ओरिएंट कर देता है, ट्रेमर्स हो जाता है, स्विचेस हो जाते हैं, सीजर्स हो जाते हैं, इस तरह से उन्हें इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, और धीरे धीरे डॉग्स डिटोरिएट हो जाते हैं, मरने के हालत में आ जाते हैं, इस तरह से होता है। तो इन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन अगर हो जाए तो ये बचा जा सकता है इनिशियल फेज में। और इसका ट्रीटमेंट का देखिए क्या है, फ़िलहाल तो कोई क्योर नहीं है, कोई एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है इसका, इस इन्फेक्शन को कम्बैट करने के लिए। बेस्ट वे है इसको प्रिवेंट करने का कैनाइन डिस्टेम्पर को वैक्सीनेशन के थ्रू। तो आशा करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और प्लीज़ कंटेंट बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के हमेशा अपडेट रहिए। धन्यवाद।